ऑनलाइन क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। बीए प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान, राज्य का संगठन पढ़ रहे थे हम। राज्य के अंगों को, राज्य के तत्वों को जानने का प्रयास इस बिंदु में हम करेंगे। और आपका जो सिलेबस का बिंदु है वो मॉडर्न कंटेक्स्ट में या आधुनिक संदर्भों में कार्यपालिका, विधानपालिका और न्यायपालिका को समझना है। यहाँ हम स्पेसिफाई किसी देश की कार्यपालिका, विधायिका या न्यायपालिका नहीं पढ़ेंगे, बल्कि राज्य के रूप में या राज्य के एक अंग के रूप में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का अध्ययन यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले प्रथम अंग के रूप में हम कार्यपालिका की बात कर रहे हैं। कार्यपालिका का अर्थ और परिभाषा को हम समझने का प्रयास करेंगे। कार्यपालिका किसे कहते हैं? ये राज्य का महत्वपूर्ण द्वितीय अंग है और प्रशासन का संचालन करती हैं तथा विधायिका के रूप में जनता की जो सामान्य इच्छा है उसको मूर्त रूप प्रदान करती है, जिसका जिक्र कल भी हमने किया था कि कानून के रूप में विधायिका की जो मूर्त इच्छा हो, जो विधायिका की इच्छा होती है कानून के रूप में, उसको वास्तविक अर्थों में कार्यपालिका मूर्त रूप प्रदान करती है। क्योंकि कार्यपालिका के कार्यों के लिए हमने दो मुख्य भाग बनाए थे। कार्यपालिका प्रशासन करता है और कानूनों का क्रियान्वयन करता है। दूसरा काम कानूनों का क्रियान्वयन या यूं कहें कि लागू करता है, एग्जीक्यूट करती है। कार्यपालिका कानूनों को एग्जीक्यूट करती है। कार्यपालिका ये देखती है कि कानून लागू हुआ कि नहीं हुआ, क्रियान्वित हुआ कि नहीं हुआ। क्योंकि विधायिका केवल कानून का इनेक्टमेंट करती है, कानून को बनाकर छोड़ देती है। उसके बाद विधायिका का अधिकार क्षेत्र नहीं है कि वह देखे कि लागू हुआ कि नहीं हुआ, उचित तरीके से पालन हुआ कि नहीं हुआ। तो इस काम को कार्यपालिका ही करती है। तो जनता की जो वास्तविक इच्छा होती है, विधायिका के रूप में इच्छा जो अभिव्यक्त करती है जनता, और विधायिका के कार्य को यानी कानून को वास्तविक रूप से मूर्त रूप प्रदान करने का काम जो है कार्यपालिका करती है। तो इस रूप में कार्यपालिका शासन का, राज्य का वह अंग है जो कानून का लागू करना और प्रशासन करना का कार्य करती है और वास्तविक अर्थों में विधायिका के कार्यों को भी धरातल पर लाती है। कानून का पालन नहीं करने वालों को दंडित करती है या उनसे कानून का पालन करवाती है, राजाज्ञा का पालन करवाती है। यही कार्यपालिका का मुख्य अर्थ है। यहाँ पर एक परिभाषा का जिक्र भी हमने किया था। गिल क्राइस्ट महोदय ने इसको परिभाषित करने का प्रयास किया है। गिल क्राइस्ट, इनके अनुसार कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो कानून के रूप में अभिव्यक्त जनता की इच्छा को कार्य रूप में परिणत करता है। कानून के रूप में अभिव्यक्त जनता की इच्छा को कार्य रूप में परिणत करता है। अर्थात जनता की इच्छा विधायिका में परिलक्षित होती है और विधायिका का कार्य कानून बनाना है। उसके द्वारा जो कानून बनाया गया, उसकी इच्छा का जो कानून बना था, तो वह जनता की इच्छा का ही कार्य माना गया है और वास्तव में इस कार्य के रूप में, कानून के रूप में जनता की इच्छा को पूरा करती है। अब जहां तक इसके अर्थ को समझने का प्रयास हम करेंगे, दो अर्थों में इसको लिया जाता है। व्यापक अर्थों में दो बातें इसमें शामिल हैं, राजनीतिक कार्यपालिका और सार्वजनिक कर्मचारी वर्ग। इन दोनों से मिलकर कार्यपालिका का निर्माण होता है। गार्नर महोदय यहाँ पर और परिभाषित करते हैं। वो कहते हैं कि विस्तृत और सामूहिक अर्थ में कार्यपालिका विभाग में वे सब अधिकारी और संस्थाएं शामिल हैं जो कानून के रूप में निर्मित और अभिव्यक्त राज्य की इच्छा को क्रियान्वित करते हैं। राज्य की इच्छा को क्रियान्वित करते हैं। तो कानून के रूप में जो जनता की इच्छा है और राज्य की इच्छा है, विधायिका की इच्छा है, उसको मूर्त रूप प्रदान करने का काम शासन का जो अंग करता है वह है कार्यपालिका है। इसके साथ ही प्रशासन करता है। अब चूंकि प्रशासन बहुत बड़ा शब्द है, जिसका जिक्र हमने थोड़ा सा कार्यपालक कार्यों को समझने के दौरान किया था। प्रशासन में ही राज्य के नित्य प्रति के सभी कार्य शामिल हो जाते हैं। सुरक्षा का मामला भी शामिल है, आंतरिक सुरक्षा का मामला भी शामिल है, बाहरी सुरक्षा का भी मामला शामिल है, युद्ध
शांति संधियों का मामला भी शामिल, सभी, क्योंकि कार्यपालक शब्द बड़ा है और इसमें राज्य के विधायिका और न्यायपालिका के कार्य को छोड़ के बाकी राज्य का जितना सब कुछ कार्य है वो सब कार्यपालक कार्य है। तो इस अर्थ में कार्यपालिका बहुत बड़ी भूमिका शासन में निभाती है, बहुत बड़े स्तर पर जो है ये कार्य करती है। यूँ कहें कि वर्तमान समय में कार्यपालिकाएं शासन व्यवस्था का केंद्र बिंदु बनती जा रही है। इसका जिक्र भी हमने किया था कि लोक कल्याणकारी राज्य का स्वरूप बदला है, लोक कल्याणकारी राज्यों में तब्दील हुए हैं। इसके साथ ही विधायिका दलगत आधार पर बटी हुई दिखाई देती हैं और उस कारण से जो तीसरा जो कारण है वो बहुमत के आधार पर या बहुमत का शासन लोकतांत्रिक प्रणाली में पाया जाता है, जिसके आधार पर करीब करीब कार्यपालिका ही शासन का केंद्र बिंदु बनती हुई जा रही है। करीब करीब पूरे विश्व में यही स्थितियां दिखाई दे रही है। फिलहाल हम इसके अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। तो कार्यपालिका का अर्थ सरकार का वह अंग है जो व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए और न्यायपालिका द्वारा मान्य कानून को राज्य में लागू करती है। कार्यपालिका द्वारा विधायिका द्वारा बनाए गए कानून और न्यायालय द्वारा मान्य कानून को, व्यवस्था को राज्य में लागू करने वाला शासन का अंग ही कार्यपालिका है। वास्तविक अगर हम कहें कि राज्य संप्रभु है, शुरू में हमने जिक्र किया था राज्य और सरकार में अंतर है। राज्य संप्रभुता धारण करता है, सरकार संप्रभुता का प्रयोग करती है या कार्यपालिका संप्रभुता का प्रयोग करती है। तो यहाँ पर जो संप्रभुता है राज्य की, उसका वास्तविक अर्थों में प्रयोग राज्य के इसी अंग द्वारा, कार्यपालक अंग द्वारा ही किया जाता है। इस नाते कार्यपालक शक्तियों का वास्तविक प्रयोगकर्ता निकाय होने के नाते ये राज्य की व्यवस्था का केंद्र बिंदु निकाय है या केंद्रीय निकाय है। राज्य की समस्त शक्तियों का केंद्र है, फोकस अपने आप में है। व्यापक अर्थों में कार्यपालिका जो शब्द है, कार्यपालिका दो भागों से मिलकर बनी होती है। एक व्यापक अर्थ में कार्यपालिका जो है दो भागों से मिलकर बनी है। एक राजनीतिक कार्यपालिका, एक इसका भाग है राजनीतिक कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका और दूसरा इसका भाग है सार्वजनिक कर्मचारी वर्ग। सार्वजनिक कर्मचारी वर्ग। तो ये व्यापक अर्थों में कार्यपालिका है और संकीर्ण अर्थों में केवल राजनीतिक कार्यपालिका को शामिल किया जाता है। अब इसके और भी नाम हैं, क्योंकि ये समय विशेष के लिए होती है इसीलिए इसको अस्थायी कार्यपालिका भी कहा जाता है। अस्थायी कार्यपालिका, इसको स्थायी कार्यपालिका कहा जाता है क्योंकि ये निर्धारित उम्र तक अपना पद धारण करते हैं। निर्धारित उम्र तक अपना पद धारण करते हैं। इसको सर्वोच्च कार्यपालिका भी कहा जाता है, सर्वोच्च कार्यपालिका, और ये अधीनस्थ कार्यपालिका कहलाती है। अधीनस्थ कार्यपालिका कहलाती है। व्यापक अर्थों में इन दोनों से A+B से मिलकर आपका कार्यपालिका बना है व्यापक अर्थों में, और संकीर्ण अर्थों में केवल A से, यानी राजनीतिक कार्यपालिका, सर्वोच्च कार्यपालिका। अब ये नाम इनकी स्थितियों विशेष के कारण को दिए गए हैं। जैसा कि राजनीतिक कार्यपालिका ये मुख्यतः निर्वाचित होते हैं, समय विशेष के लिए आते हैं। ये कर्मचारी वर्ग ये विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के माध्यम से आते हैं और काफी समय के लिए अपने पद पर मौजूद रहते हैं। अस्थायी है, निर्धारित समय बाद 2, 3, 4, 5, 6 जो भी जिस राज्य की, जिस संविधान की जो व्यवस्था है उसके बाद इनको अपना पद छोड़ना पड़ता है। ये निर्धारित उम्र की निर्धारित सीमा तक अपने पद पर बने रहते हैं, इसलिए स्थायी कहलाते हैं। ये सर्वोच्च क्योंकि संप्रभु शक्तियों का वास्तविक प्रयोग इनके द्वारा किया जाता है। ये अधीनस्थ क्योंकि ये कर्मचारी, सार्वजनिक अधिकारी और कर्मचारी वर्ग जो है इनके निर्णयों का पालन करते हैं, उनको क्रियान्वयन करते हैं, इसलिए अधीनस्थ है।
स्वयं निर्णय नहीं कर सकते हैं, बल्कि इनके द्वारा लिए गए निर्णयों को लागू करने का काम करते हैं, इसलिए अधीनस्थ कार्यपालिका है। तो इसके अर्थ को समझने में दो बातें हमें ध्यान में रखनी है, राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका में किसी राज्य के शासनाध्यक्ष और मंत्रिमंडल की गिनती की जाती है। जैसा कि हमने कहा कि निर्वाचित होते हैं, तो यहाँ पर शासनाध्यक्ष और मंत्रिमंडल आ गया। चलो ठीक है, शासनाध्यक्ष मंत्री परिषद। अब शासनाध्यक्ष में प्रधानमंत्री भी हो सकता है, राष्ट्रपति भी हो सकता है, या अन्य किसी नाम से भी हो सकता है, गवर्नर भी हो सकता है, या चांसलर भी हो सकता है, राजा भी हो सकता है, अन्य किसी भी नाम से हो सकता है। ये प्रमुख कार्यों के रूप में व्यवस्थापिका द्वारा पारित बजट को लागू करती है, शासन की नीतियों का निर्माण करती है और अपने इस वर्ग की सहायता से उनको लागू भी करती है, नीतियों का निर्माण और लागू भी करती है। अब यहाँ अधिकारी और कर्मचारी दोनों शामिल हैं। नीतियों का निर्माण और उसको क्रियान्वित करना, लागू करना, पॉलिसी फ्रेम करना कार्यपालिका का सबसे बड़ा काम है, और जो स्थायी कर्मचारी वर्ग, अधिकारी वर्ग की सहायता से पॉलिसी को लागू करना। समस्त प्रशासनिक ढांचा इसमें आ जाता है राज्य का स्थायी कार्यपालिका में। इसमें समस्त सार्वजनिक सरकारी कर्मचारी वर्ग की गणना की जाती है, जिनकी अनेक श्रेणियां होती हैं और निश्चित सेवा शर्तों के अंतर्गत इनका कार्यकाल स्थायी होता है। स्थायी कार्यपालिका अपनी प्रकृति से गैर राजनीतिक होती है, इनका राजनीति से संबंध नहीं होता है। ये अनामता के सिद्धांत के आधार पर कार्य करते हैं, अनामता के सिद्धांत के आधार पर कार्य करते हैं, अर्थात अपने नाम से कार्य नहीं करते हैं। इन कर्मचारियों का कार्यकाल ये गैर राजनीतिक प्रकृति की होती है और इसका एक प्रमुख मात्र कार्य होता है राजनीतिक कार्यपालिका से प्राप्त वैध आदेशों, नीतियों और निर्देशनों को निष्ठापूर्वक लागू करना है। उल्लेखनीय है कि सिद्धांत रूप में शासन की नीतियों एवं योजनाओं के निर्माण का कार्य केवल राजनीतिक कार्यपालिका का ही होता है और राजनीतिक दृष्टि से वह ही अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी भी होती है, किंतु व्यवहार में शासन की नीति और योजनाओं के निर्माण में स्थायी कार्यपालिका के उच्च अधिकारियों का अत्यंत सहयोग रहता है। अर्थात जो राजनीतिक कार्यपालिका है वो स्थायी कार्यपालिका की सहायता से ही वास्तव में शासन की नीतियों का निर्माण करती है। राजनीति विज्ञान में सामान्यतः कार्यपालिका का अर्थ राजनीतिक कार्यपालिका ही माना जाता है, जैसा कि हमने कहा था, राजनीतिक कार्यपालिका ही माना जाता है व्यापक अर्थों में पूरा, और राजनीतिक विज्ञान के संदर्भ में केवल राजनीतिक कार्यपालिका। कार्यपालिका विधि की मर्यादा में आस्था रखती है। जहाँ तक इसके गुणों की बात करें, इसके जो गुण हैं वो विधि की मर्यादा में आस्था, विधि के मर्यादा का पालन करती है, रूल ऑफ लॉ का पालन करती है। कानून और कानूनों पर आधारित नीतियां, सदैव कार्यपालिका के निरंकुश होने का भय पाया जाता है, बना रहता है, और लोकतांत्रिक व्यवस्था की रक्षा के लिए जरूरी है कि कार्यपालिका की इन कुप्रवृत्तियों को नियंत्रित किया जाए, क्योंकि यह विस्तृत प्रशासनिक शक्तियों का इस्तेमाल करती हैं और शक्ति का प्रयोग करने वाली अन्य संस्थाओं की तरह कार्यपालिका में भी शक्ति के प्रति अत्यधिक लगाव पाया जाता है और उसकी सफलता का विरोध करने वाले समूहों या व्यक्तियों को दबावपूर्वक कुचलने की प्रवृत्ति पाई जाती है, क्योंकि जहाँ भी शक्ति का केंद्रीकरण होता है, जाहिर सी बात है कि उसके दुरुपयोग की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसीलिए राज्य का ये हमें, जैसा कि पूर्व में हमने जिक्र किया कि राज्य की वास्तविक संप्रभु शक्तियों का प्रयोग करता निकाय है, इसीलिए इससे आम जन की सुरक्षा के लिए इसको नियंत्रण में रखना बहुत आवश्यक होता है, खासकर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में। और इस कारण से इसके लिए एक बंधन होता है, इसका एक गुण होता है कि ये विधि की मर्यादा में आस्था रखने वाली हो, अर्थात विधि के अनुसार शासन करने वाली हो, कानून के अनुसार शासन करने वाली हो, स्वेच्छाचारी तरीके से शासन नहीं करती हो, सदैव अपने कार्यों को विधि की मर्यादा में, विधि की सीमा में रहकर ही लागू करे। ये
इसका एक महत्वपूर्ण गुण है। विधि की मर्यादा, जिसको आगे चल के रूल ऑफ लॉ के रूप में भी हम पढ़ेंगे। कर्तव्य निष्ठा का भाव भी इनमें पाया जाता है और इसके साथ ही ये कार्यकुशल भी होती है। कार्यकुशलता का भाव भी पाया जाता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में व्यवस्थापिका जनप्रतिनिधि सभा के रूप में सार्वजनिक हित में कानून निर्माण करती है और विभिन्न नीतियों और योजनाओं को स्वीकार करती है। कार्यपालिका में ये गुण अवश्य होना चाहिए कि व्यवस्थापिका द्वारा जनहित में निर्मित कानून, नीति और योजनाओं को पूर्ण कर्तव्य भावना के साथ लागू करें। इसीलिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में राष्ट्रीय विकास के लिए कार्यपालिका का जो अकर्तव्य निष्ठा है या ईमानदारी से अपने कार्यों को नहीं करने की भावना है, वह लोकतांत्रिक व्यवस्था में हानिकारक हो सकती है। इसीलिए उत्तरदायी कार्यपालिका के सिद्धांत को स्वीकारा गया है। उत्तरदायी कर्तव्य निष्ठा के रूप में उत्तरदायी कार्यपालिका, क्योंकि कार्यपालिका द्वारा किए गए कार्यों के प्रति उसकी जिम्मेदारी, उसकी जवाबदेही होती है। वह अपनी जवाबदेही से बच नहीं सकती है, क्योंकि संपूर्ण प्रशासन की जिम्मेदारी कार्यपालिका की है लोकतांत्रिक व्यवस्था में। और चुने हुए शासनाध्यक्षों के माध्यम से, मंत्रिमंडल, मंत्री परिषदों के माध्यम से उसे वह जिम्मेदारी पूर्ण निष्ठा के साथ निर्वहन करनी होती है। इसके साथ ही कार्यकुशलता, जो कार्यपालिका का संबंध शांति व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे संवेदनशील क्षेत्रों से होता है। जैसा कि हमने कहा था कि कार्यपालक शब्द बड़ा व्यापक है और इसमें राज्य के सभी मामले आ जाते हैं, विधायिका और न्यायपालिका को छोड़कर। इसलिए समाज कल्याण की दृष्टि से विभिन्न योजनाओं को लागू करने का गंभीर दायित्व, राष्ट्रीय सुरक्षा, इसके लिए जरूरी है कि प्रशासनिक कार्यकुशलता का गुण मौजूद हो, अन्य का सार्वजनिक जीवन और राष्ट्रीय हित के सभी क्षेत्रों में व्यवस्था और असंतोष फैल जाने का भय होता है। समय रहते राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाए रखना, नेशनल जो सिक्योरिटी है, नेशनल जो इंटीग्रेशन है उसको बनाए रखना, लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन मेंटेन रखना, ये सारा का सारा दायित्व कार्यपालिका का होता है और ये बहुत ही संवेदनशील मामला होता है। इसीलिए उसमें पूर्ण रूप से कार्यदक्षता, कार्यकुशलता का पाया जाना आवश्यक होता है। और बार बार कार्य करने के कारण या बार बार ऐसे पदों पर जिम्मेदारी निर्वहन करने के कारण, जैसा कि कल भी हमने कहा था कि स्पेशलाइजेशन हो जाता है, स्पेसिफिक उसमें आ जाती है, स्पेसिफाइड ये लोग हो जाते हैं और तुरंत ऐसे संवेदनशील मामलों में तुरंत निर्णय करके बड़े राष्ट्रीय अहित को रोकने में समर्थ होते हैं। ये वास्तव में शासन की धुरी है जिसके चारों ओर राज्य का वास्तविक प्रशासन यंत्र घूमता है और प्रशासन में व्यस्त सभी पदाधिकारी इसके अंतर्गत आते हैं। प्राचीन काल से मध्य युग तक कार्यपालिका को ही सरकार का मूल रूप मानने की परंपरा दिखाई पड़ती है, किंतु आधुनिक युग में जैसे जैसे लोकतंत्रों का उदय हुआ वैसे वैसे व्यवस्थापिका और न्यायपालिका का स्वतंत्र अस्तित्व सामने आया और कार्यपालिका की शक्तियों को सीमित और नियंत्रित करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। यद्यपि वर्तमान में जो स्थितियां हैं वो पूर्णतः इस बात को स्पष्ट नहीं करती है या पूर्णतः इस बात का समर्थन नहीं करती है। आधुनिक युग के अधिनायक तंत्र और सर्वाधिकारवादी राज्यों में सरकार के अन्य अंगों की तुलना में कार्यपालिका अत्यधिक शक्तिशाली और महत्वपूर्ण मानी जाती है, किंतु लोकतांत्रिक राज्यों में ऐसा नहीं है, क्योंकि लोकतांत्रिक राज्य अपनी प्रकृति से संविधानवादी होते हैं और विधि के शासन में आस्था रखने वाले होते हैं। जो शासन, जो संविधान, जो राज्य विधि के शासन में आस्था रखने वाले होते हैं, संविधान की स्थापित मर्यादा और परंपरा के अनुसार चलने वाले होते हैं, वहां पर कार्यपालिका पर नियंत्रण कानून का हो जाता है या कार्यपालिका स्वेच्छाचारी या अनियंत्रित नहीं हो सकती है। राज्य सीमित शक्ति वाली और उत्तरदायी कार्यपालिका में विश्वास करने लगते हैं। ये उल्लेखनीय है कि लोकतंत्र के उदय के साथ ही सीमित शक्ति वाली कार्यपालिका के जिस सिद्धांत पर जोर दिया गया था वह आज भी मान्य है, किंतु 20वीं सदी में लोकतंत्र के विस्तार के साथ ही इस सिद्धांत में अत्यधिक परिवर्तन आ गया। आज सभी लोकतांत्रिक राज्यों ने लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को स्वीकार कर लिया, जिसके कारण राज्य के प्रशासनिक कार्यों और दायित्वों में अत्यधिक वृद्धि हुई है। इसका जिक्र अभी हमने किया था।
जिसके अलावा अंतर्राष्ट्रवाद के इस युग में विदेश नीति के क्षेत्र में भी राज्य के कार्य और दायित्वों में सीमित वृद्धि हुई है, जिसका सीधा परिणाम ये निकला है कि कार्यपालिका के कार्य, शक्तियां और दायित्वों में इतनी अधिक वृद्धि हुई है कि लोकतांत्रिक राज्य में संपूर्ण व्यवस्था का केंद्र बिंदु, महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु कार्यपालिका बन गई है। और वस्तुतः लोकतांत्रिक राज्य की कार्यपालिका अपनी प्रकृति से आज भी उत्तरदायी कार्यपालिका है और इस रूप में लोकतंत्र की सामाजिक और आर्थिक आकांक्षाओं की प्राप्ति का महत्वपूर्ण संवैधानिक साधन बन गई है और इस प्रकार लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था में केंद्रीय भूमिका निभाने में भी समर्थ हो गई है। दोनों पहलू यहाँ पर स्पष्ट किए गए हैं। लोकतांत्रिक राज्यों में परिवर्तन के साथ लोक कल्याणकारी राज्यों का उद्भव हुआ और धीरे धीरे कार्यपालिका की शक्तियों में सीमित वृद्धि हो गई, अधिकारियों को विवेकी शक्तियां प्राप्त हो गई, समय के अनुसार तुरंत निर्णय करने की आवश्यकता हो गई क्योंकि इसका क्षेत्र बहुत विस्तृत हो गया। तो यहाँ भी उसके बाद भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में अति महत्वपूर्ण बन जाने के बाद भी इस पर बहुत सारे नियंत्रण होते हैं। जनमत का नियंत्रण होता है, न्यायपालिका का नियंत्रण होता है, विधि की मर्यादा का नियंत्रण होता है, उत्तरदायित्व का नियंत्रण होता है और इन सब से ऊपर उठ करके लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता का जो मत है, जनता की जो स्वीकारोक्ति है, उसका बड़ा प्रभाव इस पर होता है। इन कारणों से वह अत्यधिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए भी स्वेच्छाचारी नहीं बन सकती है, ऐसा लेखक का मानना है। अब इसके बाद में हम इसके कुछ प्रकारों की बात करेंगे। कार्यपालिका के प्रकार, कार्यपालिका के प्रकार, कई सारे प्रकार की कार्यपालिका मौजूद हैं, अनेक प्रकार हैं। सबसे पहले नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्र एवं वास्तविक। नाम मात्र एवं वास्तविक कार्यपालिका, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्र की कार्यपालिका, वास्तविक कार्यपालिका सामान्यतः संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता होती है और यहाँ जब राज्य के शासनाध्यक्ष को संवैधानिक दृष्टि से संपूर्ण प्रशासनिक अधिकार प्राप्त होते हैं किंतु व्यवहार में उसकी शक्तियां नाम मात्र की होती हैं, तो इस प्रकार की कार्यपालिका को नाम मात्र की कार्यपालिका या ध्वज मात्र कार्यपालिका कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ब्रिटेन का सम्राट, भारत के राष्ट्रपति, जापान के सम्राट, ये कुछ ऐसे ही शासनाध्यक्षों के उदाहरण हैं जिन्हें नाम मात्र की कार्यपालिका कहा जा सकता है। संपूर्ण प्रशासनिक अधिकार और शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित होती है किंतु वे उनका प्रयोग विश्व में नहीं करते हैं, बल्कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के द्वारा उनकी शक्तियों का वास्तविक प्रयोग किया जाता है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार संघ की समस्त कार्यपालक शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, 53 के अनुसार, जिसमें इनका प्रयोग वह या तो स्वयं करेगा या जो है अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से। तो यहाँ पर अधीनस्थ अधिकारियों के रूप में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद द्वारा ही इनकी शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। नाम मात्र की कार्यपालिका। जहाँ तक वास्तविक कार्यपालिका का प्रश्न है, वह है जो व्यवहार में प्रशासन की संपूर्ण शक्तियों का उपभोग करती है। उदाहरण के लिए ब्रिटेन, जापान और भारत में मंत्री परिषद सहित प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिकाओं के उदाहरण हैं। अब उल्लेखनीय है कि कार्यपालिकाओं का ये जो भेद है वो संसदीय शासन प्रणाली वाली व्यवस्थाओं में ही पाया जाता है। दूसरा जो प्रकार है वो एकल और बहुल कार्यपालिका। एकल एवं बहुल कार्यपालिका नाम से भी स्पष्ट है, एकल और बहुल। एकल कार्यपालिका जहां वास्तविक शक्तियां एक व्यक्ति में निहित हों, केंद्रित हों, और बहुल कार्यपालिका जहां व्यक्तियों के निकाय में निहित हों,
शासन की वास्तविक शक्तियां व्यक्तियों के निकाय में निहित हों। एकल कार्यपालिका का उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका का उदाहरण लिया जा सकता है। वहां प्रशासन की समस्त शक्तियों का प्रयोग वहां के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। एकल कार्यपालिकाओं का जो है एक अच्छा और श्रेष्ठ उदाहरण इसको कहा जा सकता है। यूएसए के राष्ट्रपति एकल कार्यपालिका। बहुल कार्यपालिका का उदाहरण स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका। स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका, स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका में व्यक्तियों का एक निकाय होता है। ये 7 सदस्यों से मिलकर बनी होती हैं, जिनमें अधिकार और शक्तियों की दृष्टि से कोई अंतर नहीं होता है। समवर्ती अधिकार और शक्तियां सबके पास में होती है। या यूँ कह सकते हैं कि 7 सदस्यों में से कोई भी एक विशेष शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है। 7 में से एक क्रमवार अध्यक्ष चुना जाता है, जो कि स्विट्जरलैंड का राष्ट्रपति भी होता है। इस प्रकार ये बहुल कार्यपालिका का उदाहरण है। बहुल कार्यपालिका में शासन की वास्तविक शक्तियां व्यक्तियों के एक निकाय में निहित होती हैं, न कि एक अकेले व्यक्ति में। यहाँ पर हमें एक और प्रश्न जो है यहाँ दृष्टिगत होता है कि एकल बहुल कार्यपालिका में एक से अधिक व्यक्तियों का एक निकाय होता है, एकल कार्यपालिका में एकल व्यक्ति होता है। ये जो व्यवस्था है यूएसए में प्रेसिडेंशियल फॉर्म के रूप में पाई जाती है और स्विट्जरलैंड में जो है दोनों का मिश्रित स्वरूप पाया जाता है, संसदीय प्रणाली और अध्यक्षात्मक प्रणाली। तो इस रूप में जब हम भारत और ब्रिटेन की कार्यपालिकाओं का जिक्र करते हैं, जैसा कि हमने नामात्र और वास्तविक रूप में जिक्र किया था, तो यहाँ पर दिखाई देता है कि राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल जो है भारत में होता है और सम्राट के साथ प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल ब्रिटेन में होता है। वहाँ भी प्रधानमंत्री के साथ एक से अधिक व्यक्तियों से मिलकर मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल बनता है, तो भी उसको जो है हम बहुल कार्यपालिका नहीं कहते हैं, वास्तविक कार्यपालिका कहते हैं। एक से अधिक व्यक्ति पाए जाने के बाद भी उसे बहुल कार्यपालिका न कहने का एक बड़ा कारण ये है कि यहाँ पर कार्यपालिका में जो है कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी का सिद्धांत पाया जाता है, सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत को अपनाया जाता है। इसीलिए एक के कार्य के लिए सब जिम्मेदार और सबके कार्यों के लिए एक जिम्मेदार। पूरी मंत्रिपरिषद के कार्यों के लिए प्रधानमंत्री को जिम्मेदार होना पड़ता है, या शासन के कार्यों के लिए भी दूसरे विभाग से संबंधित होने पर भी सभी मंत्रियों को जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। इसीलिए जब उत्तरदायित्व का सिद्धांत सामूहिक रूप से मान्य हो गया, तो व्यक्तियों का एक निकाय होने के बावजूद भी भारत और ब्रिटेन में कार्यपालिका को बहुल कार्यपालिका नहीं कहा गया, नहीं माना गया, बल्कि उसको वास्तविक कार्यपालिका के रूप में वर्णित किया गया, दूसरे प्रकार के रूप में वर्णित किया गया। एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर संसदीय और अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। तीसरा जो प्रकार कार्यपालिकाओं का है वो संसदीय एवं अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। संसदीय और अध्यक्षात्मक कार्यपालिका, इसका जिक्र नेक्स्ट वीडियो